नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF टीवी। अच्छा दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक समय ऐसा भी आया था जब हर राज्य का एक अपना मोदी पैदा हो रहा था। अब आप कहेंगे ये क्या बात है? देखिए, बात कुछ नहीं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको धीरे धीरे समझाता हूं। देखिए, दिल्ली से केजरीवाल, बिहार से नीतीश कुमार, बंगाल से ममता बनर्जी और तेलंगाना से KCR राव, इन सभी को PM बनना था। लेकिन PM मोदी ने इन्हें ऐसा खत्म किया कि आज इनके नाम के साथ साथ इनकी पार्टी का वजूद तक नहीं बचा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे मजे की बात, इनके खत्म होने से सिर्फ बीजेपी खुश नहीं हुई, कांग्रेस भी अंदर ही अंदर खुश हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी रीजनल पार्टीज चाहती नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे और कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी के आगे खुद ही बड़ा दिखाना है, ताकि बाकी जो ऑपोजिशन है उनके बीच में कांग्रेस का पावर बैलेंस बना रहे और उन पे जो कंट्रोल है इनका बना रहे। यानी दोनों दुश्मन होते हुए भी समझ जाइए, रीजनल पार्टीज के कमजोर होने से दोनों को फायदा हो रहा है। और शायद यही इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे अंडररेटेड पॉलिटिकल गेम है जो हमें समझना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एक एक कर उन नेताओं की जिन्होंने PM बनने का सपना तो देखा लेकिन बीजेपी ने कभी पूरा होने ही नहीं दिया। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की करते हैं। देखिए, एक समय ऐसा आया था कि जब लोग कहा करते थे, खुद ममता बनर्जी नहीं कहती थी, लोग कहते थे कि बंगाल में तो ममता को हराना नामुमकिन है, बंगाल में ममता को कोई नहीं हरा सकता। वो खुद को नेशनल अपोजिशन फेस भी बनाना चाहती थी, यानी कि PM कंटेंडर बनना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। इंडिया अलायंस में भी वो कभी फुली कंफर्टेबल दिखी ही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ ही रहती थी। हमेशा राहुल कभी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए। लेकिन फिर बंगाल की पॉलिटिक्स तेजी से बदली, सब कुछ बदलने लगा। बीजेपी आई, बीजेपी ने बहुत जोर शोर से अपना जो प्रोग्राम हो सकता था वो लेकर आए। प्रोग्राम उनका क्या था? इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, हिंदू पोलराइजेशन। बीजेपी ने धीरे धीरे वही मॉडल बंगाल में लागू किया जो दिल्ली में आपके खिलाफ किया गया था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक में भी डिससेटिस्फेक्शन दिखने लगा था, क्योंकि जब भी बीजेपी इलीगल बांग्लादेशी का इशू एग्रेसिवली उठा रही थी, कह रही थी कि भाई होल्डिंग सेंटर्स बनेंगे, डिपोर्टेशन नैरेटिव चला रही थी, तो बंगाल मुस्लिम्स को लगा कि ममता बनर्जी सिर्फ स्पीचेस दे रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। ग्राउंड पे सिचुएशन तो बदल रही है और अब हमें लगता भी नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा था इसको लेकर। और यही कांग्रेस अपॉर्चुनिटी देख रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी एक फुल हिंदू पार्टी बने पूरे कंट्री के अंदर और वो खुद नेशनल मुस्लिम सेकुलर फेस बन जाए। यानी कांग्रेस का कैलकुलेशन सिंपल है, रीजनल सेकुलर्स लीडर्स हटेंगे तो माइनॉरिटी वोट्स वापस कांग्रेस के पास आएंगे। इसलिए ममता वीक भी होती गई और हार भी गई, तो बीजेपी भी खुश और कांग्रेस भी खुश। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। याद कीजिए वो समय, अन्ना मूवमेंट के बाद एक आदमी आया जिसने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का सिंबल बना दिया, शीला दीक्षित जैसी मजबूत CM को हरा दिया, फिर बीजेपी को सीधा चैलेंज करना शुरू किया। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली CM नहीं बनना चाहते थे, वो खुद को PM मोदी का नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। और भाई, एक बार नहीं बल्कि दो बार दिल्ली में एक तरफा सरकार बनाना और ऐसा बनाना कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस दोनों को ही साफ कर देना, कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था। अब भाई, किसको घमंड नहीं आएगा? हर किसी को घमंड हो जाता है, लेकिन ये घमंड ज्यादा समय तक टिका नहीं। कांग्रेस के साथ साथ नेशनल पार्टी की जगह तो ले ली, लेकिन ये घमंड आगे ज्यादा चला नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, घमंड लेकिन ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल ने ओपनली कहा था कि मोदी जी, आप मुझे इस जन्म में तो हरा नहीं सकते। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात गई, गोवा गई, पंजाब जीत लिया, नेशनल पार्टी बन गई। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को। दिल्ली में कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म, पंजाब में कांग्रेस की सरकार गई, गोवा गुजरात में कांग्रेस वोट बैंक कट हुआ, यानी बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन फिर बीजेपी ने गेम बदल दिया। लिकर पॉलिसी केस, अरेस्ट, जेल, लगातार प्रेशर बनाते गए। और जब केजरीवाल बाहर आए तब तक तो देखिए नैरेटिव पूरा बदल चुका था। नैरेटिव भी कुछ और था इंडिया अलायंस का। जिस आदमी को फ्यूचर PM फेस बताया जा रहा था वो अपनी ही दिल्ली की सीट हार गया। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हार गए, पार्टी टूटने लगी। अब हालत यह है कि पूरी पार्टी पंजाब के वेंटिलेटर पर टिकी हुई है। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस पब्लिकली आपके साथ अलायंस तो करती रही, लेकिन दिल्ली कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि केजरीवाल सर्वाइव करे। इसलिए दिल्ली इलेक्शंस में कांग्रेस ने प्रैक्टिकली आपको खत्म करने के लिए फुल ताकत लगा दी। यानी बीजेपी ने अटैक तो किया, लेकिन कांग्रेस ने भी केजरीवाल के पॉलिटिकल फ्यूनरल में साइलेंटली कंट्रीब्यूशन किया। अब आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। देखिए,
अगर इंडिया अलायंस का आर्किटेक्ट किसी को कहा जाएगा तो वो नीतीश कुमार ही थे। वही सारे ऑपोजिशन लीडर्स को एक मंच पर लाए। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि ऑपोजिशन शायद उन्हें ही पीएम फेस ना मान ले, क्योंकि उनकी सेकुलर इमेज काफी स्ट्रांग थी। बीजेपी का साथ वो छोड़ चुके थे और बिहार में कास्ट अर्थमेटिक भी उनके फेवर में थी। लेकिन फिर क्या हुआ? अलायंस में ईगो क्लैश शुरू हुआ। कांग्रेस लीडरशिप उन्हें फुल कंट्रोल देने के लिए तैयार नहीं थी। राहुल गांधी कैंप कंफर्टेबल नहीं था और अचानक नीतीश कुमार ने पूरे ऑपोजिशन को शॉक देकर एनडीए ज्वाइन कर लिया। लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वापस नहीं लिया, धीरे धीरे पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करना भी शुरू कर दिया। आज वही नीतीश कुमार जो कभी पीएम मोदी के खिलाफ नेशनल मोबिलाइजेशन कर रहे थे, उनका सीएम पोस्ट तक चला गया। अब राज्यसभा भेजे गए हैं और चर्चा मंत्री बनने की हो रही है। यानी बीजेपी ने उन्हें डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकली एब्जॉर्ब कर लिया। और इससे फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को, क्योंकि बिहार में सेकुलर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार ही थे। उनके हटते ही कांग्रेस को लग रहा है कि अब वो खुद उस सेकुलर वैक्यूम को बिहार में फिल कर सकती है। तो दोस्तों, अब आते हैं केसीआर पर। भाई, केसीआर ने तो लेवल ही अलग खेला था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तक बदल लिया। सोचा कि भाई नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स खेलेंगे। सपना साफ था, तेलंगाना से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री लेना। वो बिहार गए, नीतीश कुमार से भी मिले, थर्ड फ्रंट बनाने की बातें होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह थी कि पीएम बनने का सपना वो देखते ही रह गए। केमिस्ट्री उनकी बनी नहीं। फिर 2023 इलेक्शन आया और कांग्रेस ने केसीआर को एक ऐसा झटका दिया कि पूरा पॉलिटिकल एम्पायर हिल गया। तेलंगाना आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा सत्ता से बाहर। पार्टी टूटने लगी। अपनी बेटी के कविता तक अलग हो गई। और बीजेपी, वो भी खुश, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस से सीधा मुकाबला रीजनल पार्टी से ज्यादा आसान है। अब ओवरऑल पिक्चर देखिए। केजरीवाल खत्म हुए, कांग्रेस खुश। नीतीश न्यूट्रलाइज हुए, कांग्रेस खुश। केसीआर गिरे, कांग्रेस खुश। ममता हारी, फिर से कांग्रेस खुश। और बीजेपी, उसे तो फायदा है ही, क्योंकि उसका सपना है कांग्रेस मुक्त भारत। लगता है आपको? ऐसा देखिए, उनका यह सपना नहीं है, बल्कि एक्चुअली बीजेपी का सपना है रीजनल मुक्त ओपोजिशन। क्योंकि बीजेपी जानती है कि रीजनल लीडर्स ज्यादा डेंजरस होते हैं। उनका लोकल कास्ट इक्वेशन स्ट्रांग होता है, ग्राउंड कार्डा स्ट्रांग होता है और वो स्टेट स्पेसिफिक नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस, उसका पूरा सर्वाइवल इसी में है कि ऑपोजिशन फिर से बाइपोलर बन जाए। यानी आयरनी देखिए, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ उसी बीजेपी की पॉलिटिक्स रीजनल पार्टीज को खत्म करके इनडायरेक्टली कांग्रेस को रिवाइव भी कर रही है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अब साउथ इंडिया पर इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रीजनल पार्टीज कमजोर होती रही तो इवेंचुअली ऑपोजिशन स्पेस फिर कांग्रेस के पास वापस आ सकता है। और ऐसे में राहुल गांधी नहीं चाहते कि ये स्पेस बीजेपी ऑक्यूपाई कर ले। यानी इंडियन पॉलिटिक्स में इस समय असली लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं चल रही, ये ऑपोजिशन के फ्यूचर ओनरशिप की भी लड़ाई है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह रीजनल लीडर्स की हेजमनी को एक एक करके डिसमेंटल कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी क्वाइटली इंतजार कर रहे हैं कि कब पूरा ऑपोजिशन स्पेस फिर से कांग्रेस की झोली में आ जाए। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।